नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि अभी कंटिन्यू सीडीपी की क्लास चल रही है और ऑलमोस्ट सीडीपी ख़त्म होने को है, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में हमने यहाँ एमसीक्यू भी लेके आया हुआ है। ये वो एमसीक्यू हैं जो विगत वर्ष या पुराने पेपरों में आए हैं, चाहे वो टेट के हो, शिक्षाकर्मी के हो। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं इनको। एमसीक्यू सॉल्व करने से एक फ़ायदा ये है कि आपको अपनी तैयारी का आकलन हो जाता है। हम पढ़ते तो हैं, हमारे दिमाग में स्टोर भी रहता है, लेकिन ये है कि जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं तो फिर हम क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, भूलने लगते हैं या हमारा दिमाग डाइवर्ट होने लगता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए अधिक से अधिक, चाहे आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अधिक से अधिक आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। इससे क्या है, आपकी निरंतरता भी बनी रहेगी और आपकी जो ये बोल सकते हैं एक्यूरेसी, वो भी बनी रहेगी और गलतियां धीरे धीरे कम होंगी। ठीक है, तो चालू करते हैं। ये शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित टॉपिक से है। मनोविज्ञान प्रकृति की मुख्य विशेषता है। इसमें मनोविज्ञान के बारे में पूछ रहा है कि मनोविज्ञान करता क्या है ना। देखिए, मनोविज्ञान हमको पता है, मनोविज्ञान हम पढ़ चुके हैं। आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, आचरण का विज्ञान, मनुष्य से संबंधित, उसके आचरण से संबंधित, उसके बिहेवियर से संबंधित विज्ञान को मनोविज्ञान कहा जाता है, ये हमको पता है। शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान की यहां बात की गई है। तो शिक्षा मनोविज्ञान में यह देखा जाता है कि जो बालक है, जो टीचर है, जो हमारा करिकुलम है, ये किस प्रकार वर्क कर रहा है, ये किस टाइप से इफेक्ट करता है। अगर बालक का मन नहीं है पढ़ाई में तो आप कितना भी पढ़ा लो, वो पढ़ेगा नहीं। तो शिक्षा मनोविज्ञान में जो मेन सेंटर रहता है वो आपका है बालक और उसकी शिक्षा, और उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थांडाइक जी हैं। ठीक है, ये कभी कभी पूछ देता है। ईएल थांडाइक शिक्षा मनोविज्ञान के जनक है। ठीक है, मनोविज्ञान वैज्ञानिक प्रवृत्ति की मुख्य विशेषता है ना। मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति की मुख्य विशेषता है, मनोवैज्ञानिक क्या देखता है। ठीक है, बाल मनोविज्ञान पर बल देता है। सही है, बिल्कुल, ये बाल मनोविज्ञान पर बल देगा। भाई, आप शिक्षा किसको दे रहे हो, बालक को, तो उसकी मन स्थिति समझना जरूरी है ना, कि वो किस कंडीशन में है। बालक के व्यक्तित्व का आदर करता है, बिल्कुल। देखिए, एक आपके यहाँ अपने में एक टॉपिक है व्यक्तिगत विभिन्नता। हर बालक विभिन्न है, हर बालक अलग है, हर बालक एक विशेष लक्षण, एक विशेष क्वालिटी के साथ है, तो आपको सबका आदर करना है। ठीक है, तो ये बात भी सही है। व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत पर बल देता है, जो मैं अभी बताया। तो इसका सबसे बेस्ट आंसर आएगा, मनोविज्ञान प्रवृत्ति क्या करेगी, बाल मनोविज्ञान पर बल देगी, बालक के व्यक्तित्व का आदर करेगी और व्यक्तित्व विभिन्नता पर भी बल देगी। तो इसका ऑप्शन होगा डी, इनमें से सभी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु में निम्न में से किन मुख्य कारकों के बीच घूमता है। इसमें यह बोल रहा है शिक्षा मनोविज्ञान किन कारकों के बीच घूमता है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या क्या देखना पड़ता है। शिक्षार्थी, शिक्षार्थी मतलब क्या होगा जी, विद्यार्थी एवं अधिगम अनुभव। बिल्कुल सही, आपको विद्यार्थी को देखना है, उसकी मन स्थिति को देखना है। अधिगम अनुभव, वो किस टाइप से सीख रहा है, इसको देखना है। शिक्षक एवं अधिगम प्रक्रिया, ये भी सही है। शिक्षक एवं अधिगम प्रक्रिया, शिक्षक किस टाइप से पढ़ा रहा है और पढ़ाने का प्रोसेस क्या है, कौन सा मेथड है, इसको भी देखना है। अधिगम परिस्थितियां, वो किस परिस्थिति में पढ़ा रहा है, ये भी देखना है। तो इसका भी ऑप्शन क्या होगा, उपरोक्त सभी। देखिए भाई, शिक्षा मनोविज्ञान जो है ना, वो पूरी शिक्षा व्यवस्था को देखती है। ठीक है, सबसे पहले शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन है, बालक है। बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व को, बालक किससे पढ़ रहा है, टीचिंग मेथड से पढ़ रहा है, उसको पूरा देखेगी। पढ़ा कौन रहा है, शिक्षक पढ़ा रहा है,
उसके बारे में अध्ययन करेगी, क्या शिक्षक सही से पढ़ा रहा है। उसके बाद अधिगम प्रक्रिया किस टाइप से चल रही है, इस पर भी ध्यान देगी। तो इसका ऑप्शन होगा सभी। देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे भाई, इसी टाइप से, एज अ टीज नहीं आएंगे, लेकिन भाव यही रहेगा। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व हैं, हम 50 बार पढ़ चुके हैं, है ना, जीन पियाजे जी की बात, क्या बालक एक नन्हा वैज्ञानिक है, वह अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर लेता है। ठीक है, उसके बाद कोलबर्ग की नैतिकता का सिद्धांत देख लो, वो भी वही है। ठीक है, उसके बाद वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत देख लो, जितने भी मनोवैज्ञानिक है सबके सिद्धांत देख लो, अधिकांश क्या है, बालक ही केंद्र बिंदु है। तो भैया बालक को तो देखेगा ही, मुख्य तत्व सीखने की प्रक्रिया, एक्चुअल में हम बालक के मस्तिष्क और सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं कि क्या हम सही तरीके से सिखा रहे हैं। तीसरा अध्यापक का भी अध्ययन किया जाता है कि क्या वो सही तरीके से सिखा पा रहा है। तो इसमें भी ऑप्शन होगा इनमें से सही, शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व में सही सभी के सभी आएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है ना। शिक्षक को कक्षा का वातावरण खाली स्थान बनाने की कोशिश करना चाहिए, है ना। पहला दिख रहा है सहायता देने वाला, प्रजातांत्रिक, मित्रवत, उपरोक्त सभी। आप जब बाल केंद्रित शिक्षा पढ़ेंगे, रचनावादी शिक्षा पढ़ेंगे, करके सीखने की शिक्षा पढ़ेंगे, तो सब में एक ही चीज कहा गया है कि क्लास का जो व्यवहार है वो प्रजातांत्रिक होना चाहिए। प्रजातांत्रिक मतलब बच्चे को प्रश्न पूछने का पूरा अवसर होना चाहिए, बच्चे को गलती करने का पूरा अवसर होना चाहिए, बच्चे को जिज्ञासु होना चाहिए, वो जिज्ञासावश अपनी जिज्ञासा को बढ़ाए, है ना, और पूछे। तो ये सब व्यवहार कब होगा, प्रजातांत्रिक में होगा। प्रजातांत्रिक मतलब लोकतांत्रिक। तो यहां अगर हम देखें तो प्रजातांत्रिक तो सही है, सहायता देने वाला भी सही है। टीचर क्या है भाई, केवल एक सर्विस प्रदाता है, ठीक है, फैसिलिटी प्रोवाइडर है ना। व्यवहार क्या होना चाहिए, मित्रवत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उसको बच्चे को मार रहे हो, पीट रहे हो। तो शिक्षक को कक्षा का वातावरण क्या करना चाहिए, उपरोक्त सभी बनाकर रखना चाहिए। और इसमें भी अगर ये ऑप्शन नहीं होता, ये ऑप्शन नहीं होता, तो केवल आपको लेना है प्रजातांत्रिक। आपको कई जगह मिलेगा कि व्यवहार कैसा होना चाहिए, वातावरण कैसा होना चाहिए, प्रजातांत्रिक होना चाहिए, जहां बच्चा क्वेश्चन कर सके, बच्चा अपनी जिज्ञासा को बढ़ा सके, बच्चा अपनी जिज्ञासा को शांत कर सके, बच्चा करके सीख सके, बच्चा गलती कर सके। तो ये कब करेगा, जब फ्रेंडली, बोल सकते हैं फ्रेंडली वातावरण रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसीलिए करना चाहिए, ये बोल रहा है शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को किस लिए करना चाहिए। देखिए भाई, शिक्षा मनोविज्ञान जो है ना, उसका अध्ययन अध्यापक करेगा। अब वो अध्यापक करेगा तो क्या होगा, मैं क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ही बता रहा हूं, किस लिए करेगा, बालक की मन स्थिति समझने के लिए, बालक को किस प्रकार पढ़ाना है ये समझने के लिए, वो क्रिएटिव बालक है, समस्यात्मक बालक है, विशेष बालक है, क्या बालक है, इसको जानने के लिए, है ना, व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करने के लिए, बालक की रुचि जानने के लिए, बालक का परिवेश जानने के लिए, बालक के समाज को जानने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करना चाहिए। आगे देखते हैं, इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके, बिल्कुल गलत है। आज की एजुकेशन पॉलिसी मेरे दोस्तों चाइल्ड सेंटर्ड है, सीटी है ना, चाइल्ड सेंटर्ड है, ठीक है, सीसी है, ना कि टीसी है, टीचर सेंटर्ड नहीं है, चाइल्ड सेंटर्ड है। तो भैया शिक्षक के आत्मसंतुष्टि से कोई मतलब नहीं है, इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, शिक्षक की बात हो रही, ये भी नहीं। प्रभावित करके क्या करोगे, जब पढ़ाई नहीं पाओगे ढंग से, इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके। शिक्षक को कोई मतलब ही नहीं है उससे, हमारे एजुकेशन में शिक्षक की परीक्षा से मतलब नहीं है। इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। ये होगा अप्रोप्रिएट परफेक्ट आंसर डी। क्यों भैया, देखिए आपको जिसके साथ काम करना है ना, अगर आप उसको जान जाओगे तो आधा काम ऐसे ही हो जाएगा। एक कहावत है ना, दुश्मन को जान लेना आधी जंग जीत जाना है ना, ये कहावत है। विद्यार्थी हमारा दुश्मन नहीं है, पर आप मनोविज्ञान अगर आप में थोड़ा बहुत ज्ञान है, आप बच्चों को समझते हो, तो उससे क्या होगा, आप बच्चों के अनुसार शिक्षण दोगे और बच्चा समझेगा, जिससे क्या होगा, आपका अधिगम अच्छा होगा, आपकी अधिगम शैली क्या होगी, इंप्रूव होगी। वो पुराना जो है ना व्यवहारवादी शिक्षण, वो बहुत कम हो गया है या नहीं है। व्यवहारवादी क्या होता है, व्यवहारवादी में जो शिक्षण पद्धति होती है ना, वो टीचर सेंटर्ड होती है। व्यवहारवादी क्या बोलता है, आप मेरे को कोई एक बच्चा दे दो,
मैं उसको डॉक्टर, इंजीनियर, वकील कुछ भी बना सकता हूं। उनका कहना है कि बच्चा एक खाली जग है जिसमें क्या करता है, शिक्षक ज्ञान भरता है मग की तरह। ठीक है, जग और मग का कॉन्सेप्ट वो पुरानी शिक्षण पद्धति थी जो टीचर को केंद्र मानती थी। अभी की शिक्षण पद्धति किसको केंद्र मानती है, विद्यार्थी को। तो मनोविज्ञान की अगर उसको उसको जानकारी होगी तो उससे वो क्या होगा, अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सकेगा। आगे देखते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ पर्सनल विधि है। बहिर्दर्शन मतलब दूसरों को देखना, अवलोकन मतलब ऑब्जर्वेशन, प्रयोगीकरण मतलब एक्सपेरिमेंटल, अंतर्दर्शन मतलब अपने अंदर झांकना है। और यहां क्या बोल रहा है, व्यक्तिनिष्ठ मतलब पर्सनल। तो इसका बेस्ट आंसर होगा अंतर्दर्शन। ठीक है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है। ठीक है, शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को बोल रहा है ना, तो यहां शिक्षक और विद्यार्थी का संबंध, टीचिंग का प्रोसेस चल रहा है भाई। समझने का प्रयास करना चाहिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है। ठीक है, शिक्षा समाजशास्त्र, भैया समाज का नहीं बोल रहा है, विद्यार्थी का बोल रहा है। सामाजिक दर्शन, समाज की फिलॉसफी नहीं। मीडिया मनोविज्ञान नहीं, क्या, शिक्षा मनोविज्ञान। देखिए, एक मैं आपको और भी बता देता हूं, एक होता है एलिमेशन मेथड, क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे जो बेस्ट मेथड है, या वो क्वेश्चन जो आपको नहीं आते, जो आते हो तो आप बनाओगे ही। जो क्वेश्चन जो आपको नहीं आते या आप उसमें थोड़े कंफ्यूज हो, तो वहां लगता है एलिमेशन मेथड। आपको डिलीट करना है, कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता। अब इसी क्वेश्चन को ले लेते, इसी क्वेश्चन को अपन बेस बनाते हैं। यहां बात हो रही है शिक्षा की, शिक्षा मनोविज्ञान की, तो ये मीडिया मनोविज्ञान तो आएगा ही नहीं। भले आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि ये आंसर नहीं हो जाएगा, एक ऑप्शन कट गया। उसके बाद सामाजिक दर्शन, ये भी नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये समाज की बात कर रहा है, बात हो रही है यहां शिक्षा की। ठीक है, अब दो ऑप्शन कट गया है, तो देखिए जी यहां 50-50 में आ गए आप। पहले आपके गलती करने के 4 पहलू थे, अब सिर्फ 2 बचे हैं, है ना। अब इन दोनों में से चुनना है, तो हम और डीप में जाते हैं एलिमेशन में। शिक्षा मनोविज्ञान तो दिख रहा है, यही हमारा टॉपिक है, शिक्षा की बात कर रहा है। यहां शिक्षा समाज शास्त्र दिख रहा है, समाज का, शिक्षा का और समाज का अध्ययन नहीं करना है, बालकों के मनोविज्ञान का करना है। तो आप इसको भी डिलीट करके इसको सही मार सकते हो। ठीक है, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है जी, है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है। व्यवहारवादी, किस व्यवहारवादी ने कहा है मुझे एक नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चोर चाहे जो भी बना दूं। ये क्वेश्चन से बहुत सारे अभी हमारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। व्यवहारवादी, व्यवहारवादी के जनक किसको कहा जाता है, वाटसन को। किसको, वाटसन को। बिहेवियरिज्म के पिता किसको कहा जाता है, वाटसन को। व्यवहारवादी जो शिक्षा पद्धति है वो क्या होती है, वो टीचर सेंटर्ड होती है। वहां केंद्र बिंदु कौन होता है, टीचर होता है। टीचर को ज्ञान का भंडार माना जाता है, और वो कहता है कि वो अपना ज्ञान किसके ऊपर उड़ेल रहा है, विद्यार्थियों के ऊपर उड़ेल रहा है। और वो जो चाहे, जैसा चाहे ज्ञान विद्यार्थियों में भरेगा, और विद्यार्थी वही बनेगा। विद्यार्थी क्या है, एक कोरा कागज है। ठीक है, ये हो गया आपका व्यवहारवादी दृष्टिकोण। ठीक, इसके जनक कौन है, वाटसन। और वाटसन ने अपने बेटे अल्बर्ट पे प्रयोग किया था। ठीक है, अनुबंध का एक प्रयोग किया था, खरगोश वाली कहानी, है ना, खरगोश वाली कहानी थी। ठीक है, जिसमें क्या होता है, अल्बर्ट जो है वो बहुत खरगोश के साथ खेलता है। वाटसन परेशान हो जाता है, बोलता है यार मेरा बच्चा तो खरगोश के साथ ही खेले जा रहा है। तो वो फिर जब जब खरगोश के पास जाने लगता है, वाटसन एक क्या करता है, डरावनी आवाज निकालने लगता है। कुछ दिन बाद उसका बच्चा खरगोश को देखते ही डरने लगता है। क्यों, क्योंकि जैसे ही खरगोश को देखता है उसके मन में वो डरावनी आवाज घूमने लगती है। अब उसके बाद कुछ दिन बाद ऐसा वो हो जाता है कि वो कोई भी खरगोश जैसी सफेद चीज देखता है तो उससे वो डरने लगता है। इससे वाटसन ने यह सिद्ध किया कि बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन करके कुछ भी किया जा सकता है, बच्चे के व्यवहार को बदला जा सकता है और उसको कुछ भी बनाया जा सकता है। इसीलिए इसको बोलते हैं व्यवहारवादी दृष्टिकोण। टीचर सेंटर्ड होता है, नवजात शिशु को क्या मानते हैं, एक कोरा कागज। ठीक है, तो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा वाटसन।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। क्षेत्र सिद्धांत, क्षेत्र सिद्धांत में निम्न में से किस वर्ग का योगदान है? क्षेत्र सिद्धांत, ठीक है, गेल्टास्टवादी, ठीक, गेल्टास्टवादी सिद्धांत, क्षेत्र सिद्धांत किसका है ये, है ना? गेल्टास्टवादियों का बहुत बड़ा योगदान है। गेल्टास्टवादी क्या है? जर्मनी का एक वर्ड है, जर्मन भाषा का एक वर्ड है जिसका अर्थ होता है संपूर्णता, जिसका अर्थ होता है संपूर्णता। कोल्हर का, ठीक है, कोल्हर का कौन सा सिद्धांत? गेल्टास्टवादी सिद्धांत, है ना? कोल्हर का कौन सा सिद्धांत है? नाम बता देते हैं आपको, हल्का सा भूल रहा हूं मैं यहां पे। सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, क्षेत्र का सिद्धांत, सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, क्षेत्र का सिद्धांत किसका? कोल्हर का। किसका? कोल्हर का सिद्धांत, है ना? कोल्हर का सिद्धांत, ठीक है। गेल्टास्ट, गेल्टास्ट शब्द का आपको मैं अर्थ बता देता हूं, नाम भूल रहा था मैं। गेल्टास्ट शब्द का अर्थ होता है संपूर्णता। आप कोई भी प्रॉब्लम को जब सॉल्व करते हो तो उसको संपूर्ण रूप से एनालिसिस करते हो, फिर उसको सॉल्व करने के लिए जितने एलिमेंट है ना उसका संपूर्ण रूप से क्या करते हो? अध्ययन करते हो और सॉल्व करते हो। किसी एक पक्ष को नहीं देखा जाता। दिमाग किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है तो जितने एलिमेंट्स का यूज करता है उसको बोलते हैं गेल्टास्ट, संपूर्णता। इसका बेस्ट वर्ड क्या होगा? संपूर्णता होगा, ठीक है। तो ये अभी मैं कहानी बताता हूं। क्षेत्र सिद्धांत में किन लोग का योगदान है? गेल्टास्टवादियों का। गेल्टास्टवादियों में 3 लोगों का नाम बहुत फेमस है, कोल्हर, वर्दीमर और कोफका। कोल्हर, वर्दीमर और कोफका, जिसमें कोल्हर का सहयोग किया था कोफका ने। हुआ क्या? कोल्हर ने एक बंदर पे बंदर नहीं, चिंपैंजी पे क्या किया? प्रयोग किया, जिसका नाम था सुल्तान। उसने चिंपैंजी को एक रूम में बंद कर दिया और ऊपर क्या लटका दिया? केले लटका दिए। चूंकि चिंपैंजी क्या था? भूखा था। वो उछल उछल को केले को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी हाइट कम होने से केला पकड़ा नहीं रहा था। तो उसके बाद कोल्हर ने क्या किया? उस रूम में एक छड़ी रख दी। अब वो देखता है कि समस्या का समाधान करने के लिए, अपने भूख को मिटाने के लिए, है ना, चिंपैंजी क्या कर रहा है? छड़ी उठा के केले को मार रहा है, लेकिन छड़ी भी केले तक नहीं पहुंच रही है। अब क्या किया कोल्हर ने? उसमें एक बॉक्स रख दिया, बॉक्स रख दिया रूम के अंदर। अब रूम के अंदर बॉक्स रख दिया तो देखता है चिंपैंजी क्या करता है? पहले बॉक्स को रखता है, बॉक्स के बाद खुद खड़े होता है, हाथ में छड़ी पकड़ के केले को मारता है, केला नीचे टूट के गिर जाता है और चिंपैंजी केले को खा लेता है, ठीक है। तो यही समग्रता। समग्रता कैसे? उसने स्टूल का, बॉक्स का यूज किया, अपने हाथ का यूज किया, छड़ी का यूज किया, केले को मारा तब गिरा। तो वो पूरे प्रॉब्लम को कैसे? संपूर्ण रूप से, संपूर्ण एलिमेंट को लेके सॉल्व किया है। इसीलिए इसको बोलते हैं गेल्टास्टवादी सिद्धांत, संपूर्णता का सिद्धांत। गेल्टास्ट का मतलब ही क्या होता है? संपूर्णता होता है, ठीक है। ये आपका रिवीजन भी हो जा रहा है जी पूरा अभी, है ना। देखिए बहुत सरल सा है। बच्चों में सबसे अधिक कौन सा स्वभाव पाया जाता है? खेलने का, अनुकरण करने का, अध्ययन करने का, झगड़ा करने का? बताइए, ठीक है। देखिए भाई, बच्चों में सबसे ज्यादा जो स्वभाव पाया जाता है ना वो है अनुकरण करने का। बच्चा कॉपी करता है, बच्चा कॉपी करता है। ले लेते हैं खेलने का, 2 बच्चे रहेंगे तो पहला बच्चा अगर दौड़ रहा है ना तो दूसरा बच्चा भी दौड़ेगा। ये नहीं कि वो दूसरा खेल खेलेगा, वो उसमें भी कॉपी करेगा, ठीक है। अगर पहला बच्चा अध्ययन कर रहा है ना तो वो भी अध्ययन करने बैठ जाएगा, वो उसको भी कॉपी करेगा। अगर पहला बच्चा रो रहा है, झगड़ा कर रहा है तो वो भी झगड़ा करना लगेगा। तो उसका पूरा व्यवहार किस पे डिपेंड होता है? अनुकरण। अनुकरण मतलब कॉपी करना, ठीक है। विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन कहां से किया जाता है जी? ये इंपॉर्टेंट है। विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन जन्म से किया जाता है। यहां मनोविज्ञान बोला है ना, अगर केवल विकास बोलता तो गर्भकाल से। समझिए बात को, अगर केवल विकास बोलता तो गर्भकाल से। अब गर्भ में जो बच्चा है उसका मनोविज्ञान आप कर सकते हो क्या? उससे बात कर सकते हो क्या?
है ना, उसके दिमाग को समझ सकते हो क्या? नहीं समझ सकते। वो तो जब पैदा होगा उसके बाद हम लोग उससे इंटरेक्ट करेंगे। तो यहां विकासात्मक मनोविज्ञान बोला है ना, तो जन्म से हो जाएगा। केवल विकास होता तो विकास गर्भ से कब्र तक चलता है। फिर गर्भकाल से, ये क्वेश्चन अपन किए हैं, विकास कब से होता है? गर्भ से होता है। लेकिन यहाँ विकासात्मक मनोविज्ञान बोल रहा है, तो मनोविज्ञान मतलब उसके मन को समझना पड़ेगा, तो वो होगा जन्म से। तो इसका आंसर होगा बी। हाँ, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? देखिए यहां ऑप्शन ले लिया है पेस्टोलॉजी, ठीक है, पर शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? थार्नडाइक है। कौन है? थार्नडाइक जी हैं। किसके? शिक्षा मनोविज्ञान के जनक। और इनकी थ्योरी कौन सी है जी? ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ठीक है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। किसके साथ किए थे ये? बिल्ली के साथ। चलिए आगे देखते हैं। वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा है? उपयुक्त उपागम मतलब शिक्षा की कौन सी व्यवस्था सबसे बढ़िया है, बताइए। बताइए। व्यवहारवादी उपागम, टीचर सेंटर्ड। मानवतावादी उपागम कोई होता ही नहीं है। संरचनात्मक उपागम ये भी कोई नहीं होता। क्या होता है? सृजनवादी उपागम। सृजनवादी उपागम में बच्चा करके सीखता है, अपने ज्ञान का स्वयं निर्माण करता है। पियाजे जी ने कहा है ना, बच्चा नन्हा वैज्ञानिक है, वो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। व्यवहारवादी में तो भैया उसमें चल जाओगे आप, वाटसन में, कि मैं बच्चों को कुछ भी बना दूंगा, वो तो होगा ही नहीं। मानवतावादी उपागम होता ही नहीं है, संरचनात्मक उपागम होता ही नहीं। तो आपका जो सबसे बेस्ट उपागम है वो कौन है? सृजनवादी। सृजनवादी में क्या होता है? बच्चा खुद से करके अपने अनुभव के आधार पर सीखता है, ठीक है। अंतः दर्शन का तात्पर्य है, अंतः दर्शन अपने व दूसरों के अंदर देखना, अपने में देखना, गहन निरीक्षण करना, पूर्वानुमान करना। गलत गलत गलत। अंतः दर्शन अपने अंदर देखना, ठीक है। अपन दो टाइप की बुद्धि पढ़े, एक होता है इंटरपर्सनल जो दूसरों को अच्छे से जानता है, और एक होता है इंट्रापर्सनल जो अपने को अच्छे से जानता है, ठीक है। तो इसमें वही पूछ रहा है, अपने को देखना, अंतः दर्शन। मनोविश्लेषणवाद के प्रत्यय का संबंध निम्नलिखित में किस नाम से है? ठीक है, मनोविश्लेषण साइको एनालिटिकल थ्योरी के प्रतिपादक, इनडायरेक्टली वही पूछ रहा है। मनोविश्लेषणवाद प्रत्यय का संबंध निम्नलिखित से किसे है? जॉन डीवी। जॉन डीवी तो रचनावादी है जी, और क्या है आपके? प्रयोगवादी है। वॉटसन व्यवहारवादी है। स्किनर का क्या है? स्किनर का आपका है ये मनोविश्लेषणवाद, सिगमंड फ्रायड, ठीक है। इनकी जो थ्योरी है उस थ्योरी का नाम है मनोविश्लेषण, मानव का मनोविश्लेषणवाद, सिगमंड फ्रायड की थ्योरी। तो मनोविश्लेषणवाद के जो है प्रत्यय आपके सिगमंड फ्रायड से है, ठीक है। और स्किनर का कौन सा है? स्किनर का है आपका क्रिया प्रसूत का अनुबंध सिद्धांत, स्किनर का थ्योरी है ना, क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत, ठीक है। मनोविश्लेषण बात बोल रहा है, साइको एनालिटिकल थ्योरी सिगमंड फ्रायड का। तीन टाइप की बुद्धि बताई है इन्होंने। अब देखते हैं प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है भाई? ठीक है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक है आपके वुंट। इन्होंने ही पहली क्या मनोविज्ञान प्रयोगशाला बनाई थी, वुंट ने ही, ठीक है, और प्रयोग किया था। तो इन्हीं को अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के सिद्धांत का जनक किसको माना जाता है? वुंट को माना जाता है, ठीक है। वाटसन को व्यवहारवाद का, फ्रायड को साइको एनालिटिकल का जनक माना जाता है, ठीक है। उसके बाद
किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है। तो ये कहा है आपके स्किनर ने, विकास क्या है? एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है भाई, है ना। किसका? स्कैफ होल्डिंग से तात्पर्य स्कैफ होल्डिंग, ठीक है। वाइगोस्की का सिद्धांत, ठीक है। वाइगोस्की का क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। उसमें आपने पढ़ा है जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। उसके अंतर्गत एक वर्ड आता है जिसका नाम है स्कैफ होल्डिंग, है ना। जिसमें दो वर्ड की बात कही गई है। स्कैफ होल्डिंग में फिर से बता दे रहा हूं शॉर्ट में, दो वर्ड की बात कही गई है ना। संभावित विकास, विकास और वास्तविक विकास, विकास, ठीक है। संभावित विकास और वास्तविक विकास, ठीक। तो संभावित विकास क्या है? मान लो आप साइकिल चलाना चाहते हो अच्छे से और ये संभव है, तो ये है संभावित विकास। उसके बाद आपका वास्तविक विकास क्या है कि आप साइकिल को स्टैंड से तो उतार लिए हो, लेकिन बैलेंस बना के चला नहीं पा रहे हो। तो क्या करते हैं घर वाले? आपकी साइकिल को पीछे से पकड़ते हैं और जब आप थोड़ा सा मोशन में आते हो, फ्लो में आते हो, तो वो छोड़ देते हैं। फिर आप फ्लो में साइकिल चला लेते हो। इसी चीज को कहा जाता है स्कैफ होल्डिंग। जब आपको आपसे नॉलेजेबल कोई पर्सन टेम्परेरी सपोर्ट दे, जिससे क्या करो आप अपने क्षमता से थोड़ा ज्यादा कर सको, तो उस टेम्परेरी सपोर्ट को कहते हैं स्कैफ होल्डिंग, ठीक है। स्वयं आसानी से कर लेता है? नहीं, स्कैफ होल्डिंग का तात्पर्य दूसरा सपोर्ट देगा जो तुमसे ज्यादा नॉलेजेबल होगा, गलत हो गया। मित्रों की मदद से, वो तो तुम्हारे जैसे ही है, भी गलत हो गया। स्वयं करने में असमर्थ है, ये तो है ही नहीं। शिक्षक देता है भाई आपको स्कैफ होल्डिंग, ठीक है। मान लो आपको सी टेट में आपका आ रहा है 70 नंबर, आपको मिनिमम पास होने के लिए चाहिए 75 या 90, ठीक है। रिजर्वेशन से होगे तो 75, नॉर्मल होगे तो 90, है ना। अब आपका आ रहा है 70 नंबर, ये आपका क्या है? वास्तविक विकास है। आपको संभावित विकास कितना चाहिए भाई? मेरा 100 110 नंबर आया तो मैं पास हो जाऊंगा। अब आप योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में आते हैं, मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं और यहाँ टीचरों का सपोर्ट मिलता है और आप ले आते हैं 95 नंबर, ठीक है। तो ये हो गया जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। आप इतना विकास कर लिए। आपका विकास था वास्तविक 70, आप करना चाहते थे 110, लेकिन आप हमारी मदद से किए 95 और पास हो गए। तो भैया आपको जो हमने मदद की है उसको कहेंगे स्कैफ होल्डिंग। ये क्या होता है? हमेशा आपसे ज्यादा नॉलेज वाला आदमी देगा और टेम्परेरी रहता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण करना है? किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण करना है? ठीक है, देखिए हम पढ़े हैं क्या, प्याजे जी बोलते हैं क्या कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है जो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। तो यहां आंसर क्या होगा? प्याजे। सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण स्वयं करना, प्याजे जी के अनुसार। खेल शिक्षण विधि बहुत इंपॉर्टेंट। खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है जी? आपके खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? किन्होंने सबसे पहले किंडरगार्टन बनाया? किन्होंने सबसे पहले किंडरगार्टन बनाया? ठीक है, ठीक। इसका होगा फ्रोब्रेल, 1837 में, है ना। 1837 में इन्होंने कहा? जर्मनी के ब्लैकनबर्ग, जर्मनी के ब्लैकनबर्ग नामक स्थान में अपना पहला किंडरगार्टन क्या बनाया? किंडर गार्टन, है ना, बनाया, ठीक है।
किंडरगार्टन बनाया। खेल विधि, अब ये खेल विधि बोल रहा है, सर बोल रहे हैं किंडरगार्टन। तो मेरे प्यारों, ये खेल विधि, किंडरगार्टन मतलब होता है प्ले स्कूल। क्या होता है? प्ले स्कूल। अभी आपके बच्चे कहां पढ़ते हैं? KG 1, KG 2। ये किंडरगार्टन का शॉर्ट फॉर्म ही क्या है? KG है। कभी दिमाग लगाए? KG, किंडरगार्टन। यहां क्या होता है? बच्चों को खेल खेल के पढ़ाया जाता है, एकदम किताबी विद्या पे जोर नहीं दिया जाता, बच्चों को खेल खेल के, है ना, स्वतंत्रता पूर्वक पढ़ाया जाता है। तो ऐसे ही सबसे पहले प्ले स्कूल, दैट्स कॉल्ड प्ले स्कूल, कहां बना था? जर्मनी के ब्लैकबर्ग गांव में 1837 को किसने बनाया था? फोब्रेल ने। और इन्होंने भी कहा था बच्चे को स्वतंत्रता पूर्वक करके सीखने दो। किसके किसके द्वारा? खेल के द्वारा करके सीखने दो। तो खेल विधि के प्रतिपादक कौन हुए? खेल खेल में पढ़ाने के लिए स्कूल कौन बनाया? फोब्रेल बनाया 1837 जनवरी जर्मनी में। ठीक है, खेल के सीखने दो बोला इन्होंने। ठीक है, और जो आज भी चल रहा है प्ले स्कूल, जिसको हम लोग बोलते हैं प्ले स्कूल, बालवाड़ी, आंगनवाड़ी, ये सब वही है, प्ले स्कूल का ही नाम है। ठीक है, और किंडरगार्टन ये KG का ही शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म किंडरगार्टन है। ठीक है, फोब्रेल ने ये किंडरगार्टन नाम क्यों रखा? इन्होंने देखा कि एक जो छोटा बीज होता है ना, अगर उसको सही से जमीन में गाड़े, उसको पानी दे, हवा दे, खाना दे, तो क्या बनता है? एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। और उसको सींचने का काम कौन करता है? माली करता है। उस पेड़ को लगाता कहाँ है? गार्डन में लगाता है। आप भी अपने घर में पेड़ लगाते होगे, पानी डालते होगे, सींचते होगे, खाद देते होगे, तब तो वो आम, जाम, अमरूद का पेड़ बनता है। वो छोटा सा बीज पूरा पेड़ बनने की क्षमता रखता है। कब? जब उसको प्रॉपर क्या मिले? ट्रीटमेंट मिले। इसी कॉन्सेप्ट को उन्होंने शिक्षा में लाया। वो बच्चे को क्या मानते हैं? बच्चे को एक फूल मानते हैं। ठीक है, और शिक्षक को क्या मानते हैं? एक माली मानते हैं, जो पूरे उस बीज को, फूल को सींच के बड़ा पेड़ बनाएगा। ठीक है, तो इसीलिए किंडरगार्टन बनाया है। चलिए आगे देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऊषा परिवेश की नई विशेषताओं को अपने चिंतन में सम्मिलन करने विद्यमान स्कीमा में संशोधन कर रही है। वह क्या कर रही है? वह क्या कर रही है? व्यवस्थापन नहीं होगा, पहचान नहीं होगा, समावेशीकरण नहीं होगा, क्या होगा? समायोजन। इसको क्या बोलेंगे? समायोजन, है ना, एसिमुलेशन। ठीक है, नए ज्ञान के पुराने ज्ञान में जोड़ना। यहां बोल रहा है नए ज्ञान को पुराने ज्ञान से जोड़ना क्या कहलाता है? समावेशन कहलाता है, समायोजन कहलाता है। ठीक है, नए ज्ञान को पुराने ज्ञान से जोड़ना। ठीक, देखिए ये आपके जीन प्याजे जी ने बताया है ना? क्या? नए ज्ञान को पुराने ज्ञान से जोड़ना। इसमें कुछ कुछ होते हैं, जैसे होता है, पहला होता है अनुकूलन। अनुकूलन मतलब एडॉप्टेशन। ठीक, इसमें क्या करते हो? आप परिस्थिति के अनुसार सामंजस्य स्थापित करते हो। ठीक है, उसके बाद अपने नए ज्ञान में पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना, एसिमुलेशन। ठीक है, उसके बाद क्या आता है आपका? स्कीमा। स्कीमा में क्या होता है? आपका जो इंफॉर्मेशन दिमाग में है उसके अनुसार किसी की छवि बनाना। तो ये सब प्रोसेस बताया गया है। ठीक है, व्यक्तित्व विभिन्नताओं को समझने का प्रयत्न सबसे पहले किसके द्वारा किया गया भाई? बताइए। व्यक्तित्व विभिन्नता को, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना? व्यक्तित्व विभिन्नता ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चा अपने आप में स्पेशल है, और आपको उसकी विभिन्नता को समझना है और उसका सम्मान करना है। ये कहा था गाल्टन जी ने। किसने कहा था? गाल्टन जी ने। चलिए आगे देखते हैं। किसने कहा दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? बताइए भाई, किसने कहा दर्शन और शिक्षा
एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा रॉस ने कहा था दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। देख लीजिए, आप हमेशा देखिएगा जो फिलोसोफर हुए हैं, दर्शन मतलब फिलोसफी, दर्शन शास्त्र मतलब फिलोसफी, जो बहुत बड़े बड़े फिलोसोफर हुए ना, वही आगे जाके बहुत बड़े बड़े शिक्षा मनोवैज्ञानिक बने हैं या शिक्षा के लिए काम किए हैं। ठीक है, तो रॉस ने कहा एक सिक्के के दो पहलू, इस पार दर्शन और इस पार शिक्षा, तो ये रॉस ने कहा है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन एक आदर्शवादी विचारक नहीं है? आदर्शवादी, देखिए भाई, आदर्शवादी विचारधारा क्या होती है? इसमें व्यक्तित्व विकास की बात कही जाती है। इसमें बच्चों को शिक्षा देने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? एक बहुत अच्छा आदमी बनाना, बहुत अनुशासित आदमी बनाना, जो समाज के सामान्य नियमों को बहुत अच्छे से माने और समाज के अनुसार कार्य करे, यह कहलाता है आपका क्या? आदर्शवादी। ठीक है, तो आदर्शवादी इनमें से कौन कौन है? सुकरात हैं, सबसे पहले आदर्शवाद प्रारंभ किए ये घूम घूम के लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताते थे, शिक्षा देते थे। उनके शिष्य प्लेटो, है ना, उनके शिष्य कौन? प्लेटो, इनको आदर्शवादी का विचारधारा का जनक माना जाता है। ठीक है, हीगल भी होगा, जॉन डीवी नहीं है। जॉन डीवी क्या है? प्रयोजनवादी है, रचनावादी है। जॉन डीवी आदर्शवादी विचारधारा के नहीं है, ये प्रयोजनवादी है और रचनावादी है। ठीक है, आगे देखते हैं, ये मैं बताया हूं भाई आदर्शवादी अपने लेक्चर में। सुकरात की विचारधारा क्या थी? सुकरात की विचारधारा आदर्शवादी थी। आदर्शवादी कौन थे? सुकरात। ठीक है, प्रकृतिवादी कौन थे? रूसो। ठीक है, प्रयोगवादी कौन थे? वाट प्रयोगवादी कौन थे आपके? वुंट। यथार्थवादी कौन थे? यथार्थवादी थे आपके यथार्थवादी का देख के बताते हैं। ठीक है, ठीक, आगे देखते हैं, सुकरात क्या थे? सुकरात आपके आदर्शवादी थे। आदर्शवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए भाई। शारीरिक विकास बिल्कुल नहीं है, बहुत अच्छा आदमी बनाना है व्यवहार से। अंतर्दृष्टि नहीं है, व्यवहारिक होना नहीं है, क्या है? आत्मानुभूति, अपने आप को बहुत अच्छा बनाना। आदर्शवादी जैसे भगवान राम थे, एक आदर्शवादी व्यक्तित्व थे वो। तो आदर्शवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आत्म अनुभूति होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, प्रथम किंडरगार्टन प्रारंभ किया था, अभी अपन देखे हैं फ्रेडरिक फ्रोबेल ने प्रथम किंडरगार्टन प्रारंभ किया था 1837 में। कहा? जर्मनी के ब्लैकबर्ग में। ठीक है, कौन सा शिक्षा दर्शन अच्छे मानव जीवन पर जोर देता है? बहुत अच्छा आदमी बनाना है, अच्छा व्यक्तित्व बनाना है, क्या होगा? आदर्शवादी, सुकरात का शिक्षा दर्शन। ठीक है, उसके बाद शिक्षण की आदर्शवादी विधि में सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है जी? बताइए। इसमें फिर देखते हैं, प्रयोग करना नहीं होगा। प्रयोग करना किसमें होगा? प्रयोगवाद में होगा, क्योंकि वहां आप प्रयोग करके सीखे हो। आदर्शवादी में आप गुरु से प्रश्न पूछोगे, गुरु आपको क्या देगा? व्याख्यान देगा, आप उस व्याख्यान पे क्या करोगे? विचार विमर्श करोगे। तो ये सब किसमें आएगा? आदर्शवादी में। केवल प्रयोग करना आदर्शवादी का गुण नहीं है, आदर्शवादी का गुण है एक अच्छा व्यक्तित्व का विकास करना, है ना। आदर्शवादी किस प्रकार के अनुशासन में विश्वास करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है ना। दमनात्मक अनुशासन नहीं, किसी को डोमिनेट नहीं करना है। प्राकृतिक अनुशासन नहीं, प्राकृतिक अनुशासन प्रकृतिवादी विश्वास करते हैं। धार्मिक अनुशासन नहीं, इसका आंसर होगा प्रभावात्मक अनुशासन। इसका आंसर क्या होगा? प्रभावात्मक अनुशासन। क्यों प्रभावात्मक अनुशासन होगा जी? बताइए। क्योंकि आदर्शवादी मानते हैं कि बच्चों के व्यक्तित्व पे सबसे ज्यादा जो इफेक्ट पड़ता है वो पड़ता है टीचर का। बच्चों के व्यक्तित्व पे सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ता है?
टीचर का। जैसा टीचर करता है, जैसा टीचर बोलता है, वैसे ही कौन अनुकरण करता है? बच्चा करता है। हम भगवान राम को क्यों अपना आदर्श बनाते हैं? ताकि भगवान राम को देख के बन के उनके जैसे सीख सके। महात्मा गांधी को क्यों अपना आदर्श बनाया है? ताकि उनके जैसा बन सके। तो उनका जो व्यक्तित्व है वही तो हमारे ऊपर परिलक्षित होगा ना। तो उनका व्यक्तित्व का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है। तो अनुशासन कैसा होता है उसमें? प्रभावात्मक अनुशासन। आपके अनुशासन का प्रभाव दूसरों पर पड़ता है। तो ऑप्शन होगा बी। एक आधुनिक शिक्षा शास्त्री जो अत्यंत प्रकृतिवादी थे। देखिए भाई, आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री कौन कौन थे? स्वामी विवेकानंद भी थे, अरविंद घोष भी थे, कृष्णमूर्ति भी थे। प्रकृतिवादी शिक्षा शास्त्री कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे। आपके आदर्शवादियों के मैं नाम बता देता हूं कौन कौन आपके आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री थे। प्लेटो थे, सुकरात थे, कॉन्ट थे, पेस्टोलॉजी थे, हीगल थे, स्वामी विवेकानंद थे, है ना। स्वामी विवेकानंद थे, अरविंद घोष थे, महात्मा गांधी थे। ये सब क्या थे? आदर्शवादी थे। पर यहां रविन्द्रनाथ टैगोर क्या है? प्रकृतिवादी। ऑप्शन होगा बी। निम्नलिखित में से कौन प्रकृतिवादी था? चलिए बताइए भाई, प्रकृतिवादी कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन प्रकृतिवादी था? देखिए, प्रकृतिवाद बता देता हूं। प्रकृतिवाद में इन्हें लोग, प्रकृतिवादी को क्या बोलते हैं? निषेधात्मक शिक्षा। ये शिक्षा को चार दीवारी से बाहर ले गए हैं। ये बोलते हैं किताबी ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है, बच्चे को प्रकृति के साथ छोड़ दो, उसके वातावरण के साथ छोड़ दो, वो खुद एक्टिविटी करके सीखेगा। ठीक है। प्रकृतिवादी का प्रारंभ किया था किसने? रूसो ने किया था। रूसो ने प्रकृतिवादी विचारधारा का प्रारंभ किया था और नारा दिया था क्या? प्रकृति की ओर लौटो, प्रकृति की ओर लौटो। लेकिन इसको आगे कौन बढ़ाया? इसके जन्मदाता कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर है प्रकृतिवादी विचारधारा के जन्मदाता। प्रकृतिवादी मतलब बच्चे को स्कूल की चार दीवारी से, पुस्तक से, बंद अनुशासन से बाहर निकालो, उसको क्या करो? प्रकृति में, वातावरण में छोड़ दो। वो प्रकृति के नियमों के साथ, प्रकृति के साथ अंतःक्रिया करके क्या करेगा? ज्ञान प्राप्त करेगा। ठीक है। और ये प्रकृतिवादी भी क्या बोलते? कर के सीखने पे बल देते हैं। ठीक है। और ये प्रकृतिवादी कहीं से अध्यात्म को नहीं मानते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर होगा कौन? हर्बर्ट स्पेंसर, प्रकृतिवाद के जनक। और प्रकृतिवाद प्रारंभ किया जीन जैक्सन रूसो ने। ठीक है। रूसो ने ही कहा है प्रकृति की ओर लौटो। ठीक है। प्रकृतिवादी शिक्षावादी बोलते हैं शिक्षा में क्या होना चाहिए? स्वतंत्रता, बच्चों को बांध के मत रखो चार दीवारी में। और इसी प्रकृतिवादी को बोलते हैं भैया निषेधात्मक शिक्षा। आपसे यह भी पूछेगा, शिक्षा को निषेध, मना करने वाला, स्कूली शिक्षा को मना करने वाला विचारधारा क्या है? निषेधात्मक शिक्षा। कौन है? रूसो और हर्बर्ट स्पेंसर हैं। ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं। विलियम किलपैट्रिक को शिक्षण के किस विधि में योगदान के लिए जाना जाता है? बताइए भाई। विलियम किलपैट्रिक का सीधा सीधा नाम जुड़ता है प्रोजेक्ट विधि से। किससे? प्रोजेक्ट विधि से। खेल विधि से किसका है? फोब्रेल का। विलियम किलपैट्रिक का नाम किससे जुड़ा हुआ है? आपके प्रोजेक्ट विधि से जुड़ा हुआ है। ठीक। आगे देखते हैं। प्रयोजनवाद के जन्मदाता कौन है? ठीक है। प्रयोजनवाद के जन्मदाता कौन है? ठीक है। तो प्रयोजनवाद के जन्मदाता या प्रयोजनवाद के प्रवर्तक किसको माना जाता है? जॉन डीवी को। प्रयोजनवाद क्या कहता है पता है? प्रयोजनवाद कहता है जो आज सच है, कोई जरूरी नहीं है कि वो कल सच होगा। और जो आज आज झूठ है, कोई जरूरी नहीं है कि वो कल सच ना बने। जो आज सच है, कोई जरूरी है क्या कि वो कल सच होगा?
ये कौन कहता है? प्रयोजनवाद। और प्रयोजनवाद फिर क्या बोलता है कि किसी भी ज्ञान को प्रयोग के आधार पर कसौटी करो, प्रयोग के आधार पर टेस्ट करो, तभी उसका नाम लिखा गया है प्रयोजनवाद। ठीक है, आज दूध है ना, कल क्या बन जाएगा? कल दही बन जाएगा, परसों क्या बन जाएगा? घी बन जाएगा। सत्य देखिए, आज दूध था, कल दूध रहेगा नहीं, फट के दही बन जाएगा। दही के बाद कल, दही के बाद परसों क्या होगा? घी बन जाएगा। तो यही सत्य को हम कैसे निकालेंगे? प्रयोग के आधार पर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? प्रयोग के आधार पर। इसीलिए इसको क्या कहा है? प्रयोजनवाद का है। और इसके प्रवर्तक कौन है? जॉन डीवी है। ये भी करके सीखने पे बल देते हैं। ठीक है, ये भी करके सीखने पे बल देते हैं, है ना। रचनात्मक शिक्षण में भी इनका नाम लिया जाता है। ठीक है, किनका? जॉन डीवी का। कहां के थे? अमेरिका के थे। कहां के थे? अमेरिका के। और प्रयोजनवाद का सबसे ज्यादा उपयोग कहां हुआ? अमेरिका में हुआ। प्रयोजनवाद कहते हैं कि भैया जो आज सत्य है, कोई जरूरी नहीं है कि वो कल भी सच रहेगा। इसीलिए समय के साथ सत्य बदलता है और उस सत्य का क्या करो? प्रयोग करो। ठीक है, चलिए। प्रयोजनवाद का जन्म स्थान अभी बताया, कहां? अमेरिका। प्रयोजनवाद का जन्म स्थान कहां है? अमेरिका। ये आ गया भाई निषेधात्मक शिक्षा। निषेधात्मक शिक्षा अभी बताया, जिन जैक्सन रूसो। बच्चों को स्कूल में मत पढ़ाओ, पूरे जिन जैक्सन रूसो ने कहा था पूरे स्कूल को बंद कर दो और सब बच्चों को प्रकृति में सीखने दो। वो शिक्षा को क्या किए थे? मना कर रहे थे। इसलिए इसको क्या कहा गया? निषेधात्मक शिक्षा। इसी को क्या कहते हैं? प्रकृतिवादी शिक्षा। तो निषेधात्मक शिक्षा किसका है भाई? किससे जुड़ा है? प्रकृतिवाद से। किससे? प्रकृतिवाद से। हर्बर्ट स्पेंसर, है ना। और कौन? रूसो। क्या कहे रूसो? प्रकृति की ओर लौटो। निषेधात्मक शिक्षा समझ में आ गया? आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रयोजनवाद का प्रवर्तक था? प्रयोजनवाद के प्रवर्तक कौन है भाई? बताइए, अभी बताया। ठीक है, पियर्स, CS पियर्स। प्रयोजनवाद के जन्मदाता जॉन डीवी और प्रवर्तक पियर्स, CS पियर्स। इसका ऑप्शन होगा डी। ठीक है, प्रयोजनवाद के प्रवर्तक। चलिए आगे देखते हैं। प्रकृतिवाद के प्रवर्तक हर्बर्ट स्पेंसर। प्रयोजनवाद के अनुसार अनुशासन होना चाहिए। बताइए भाई, क्या होना चाहिए? प्रयोजनवाद के अनुसार अनुशासन कैसा होना चाहिए? देखिए, प्रयोजनवाद बोलता है प्रयोग करना है। किसका? ज्ञान का, सत्य का। और यह देखना है कि वो सही है या नहीं। तो भाई अनुशासन दमनात्मक तो कहीं नहीं होगा। प्रभावात्मक कहाँ होगा आपका? प्रभात्मक होगा आदर्शवादी में, है ना। निरहस्तक्षेप होगा आपका कहाँ पे? प्रकृतिवादी में। इसका आंसर होगा डी, स्व अनुशासन। मैं बता रहा हूं कैसे। भैया जब आप प्रयोग करोगे तो आपको अनुशासित रहना पड़ेगा ना, कि आप ऐसे ही बिना अनुशासन के प्रयोग करोगे और रिजल्ट ले आओगे। आपको खुद में अनुशासन रह के क्या करना पड़ेगा? प्रयोग करना पड़ेगा। खुद अनुशासित रह के क्या करना पड़ेगा? प्रयोग करना पड़ेगा। इसीलिए प्रयोजनवाद में क्या रहेगा? अनुशासन, स्व अनुशासन रहेगा। प्रयोजनवाद विश्वास करता है किसमें जी? बताइए। ईश्वर में तो बिल्कुल नहीं करेगा। ये बोलता है हर चीज को प्रयोग करो। कोई कोई परलौकिक या दुनियादारी में कोई और दूसरी शक्ति नहीं होती। जो दिख रहा है वही है, उस पर प्रयोग करो। प्रकृति में बिल्कुल नहीं, विचार में बिल्कुल नहीं। किसमें? व्यक्ति और समाज में। व्यक्ति अपना समाज में प्रयोग करता है और ज्ञान प्राप्त करता है।
प्रयोजनवाद। किस शिक्षा दर्शन ने अनुभव एवं प्रयोग के माध्यम से सीखने पर महत्व दिया है? फिर से आ गया। किस शिक्षा दर्शन ने? आदर्शवाद क्या बोलता है? आदर्शवादी बनो। व्यवहारवाद, यथार्थवाद है ये। यथार्थवाद क्या बोलता है? जो है वही सत्य है। प्रकृतिवाद क्या बोलता है? प्रकृति में सीखो, स्कूल को बंद कर दो। तो प्रयोग और सीखने के लिए कौन बोलता है? प्रयोजनवाद बोलता है आपका जॉन डीवी बोलता है करके सीखने में। ठीक है। प्रत्येक बच्चा अद्वितीय, यह कथन किस सिद्धांत को संदर्भित करता है? प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है मतलब हर बच्चे में डिफरेंस है और हर बच्चा का जो व्यक्तिगत विभिन्नता है वो उसकी क्वालिटी है। तो ये क्या होगा? व्यक्तिगत विभिन्नता होगा। हर बच्चा यूनिक है। यूनिक इसलिए है क्योंकि सब में कुछ ना कुछ क्या है? क्वालिटी है और इसी का अपने को सम्मान करना है। तो इसका आंसर होगा डी, व्यक्तित्व विभिन्नता का सिद्धांत। ठीक है। रूसो द्वारा प्रतिपादित शिक्षा पद्धति थी, देखिए मैं फिर बता दिया। रूसो क्या बोला जी? रूसो प्रकृतिवादी था। उसने बोला सारे स्कूल को बंद कर दो, अब प्रकृति की ओर लौटो, बच्चों को प्रकृति में छोड़ दो, वो प्रकृति से अंतःक्रिया करके सीखेंगे। तो रटकर सीखना तो होगा नहीं क्योंकि ये स्कूल की पद्धति हो गई। पुस्तकी ज्ञान को तो इन्होंने बिल्कुल महत्व नहीं दिया, पुस्तकी ज्ञान को माना ही नहीं। ठीक है। इन्होंने क्या बोला? बच्चों को कहां छोड़ दो? प्रकृति में छोड़ दो। बच्चा प्रकृति के साथ क्या करेगा? अंतःक्रिया करेगा और करके सीखेगा। इसी को बोलते हैं रूसो का प्रकृतिवादी, हर्बर्ट स्पेंसर के प्रकृतिवादी। और रूसो ने कहा क्या? प्रकृति की ओर लौटो और करके सीखो। चलिए आज के लिए इतना ही, अब आगे देखते हैं कल।